Hello viewers, you are welcome in political science class. इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में हम भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में जानते हैं। भारत का संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन इस संविधान को बनाने के लिए एक लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ी थी और वह एक्सरसाइज 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरी हुई थी। कहने का मतलब यह है कि भारत का संविधान बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाया गया। लगभग 3 साल का समय इस संविधान को बनाने में लगे। तो ये अपने आप में ही स्पष्ट है। इससे पहले कि हम इसके सोर्सेस को डिस्कस करें, यहाँ यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि भारत का संविधान किसी भी तरह से किसी दूसरे संविधान की नकल नहीं है, और अगर ये नकल होता, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान दूसरे संविधानों की नकल है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत के संविधान को बनाने में लंबा समय लगा। अगर इसको नकल ही करना होता तो फिर कुछ महीने ही उसके लिए पर्याप्त होते। तो इस संविधान को बनाने गढ़ने में जो समय लगा है, वो स्पष्ट करता है कि भारत का संविधान भारत के संविधान के निर्माताओं ने अपनी परिस्थितियों और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया है। हाँ, ये बात सही है कि दूसरे संविधानों का भारत के संविधान पर प्रभाव पड़ा है, असर पड़ा है। तो हम उसी असर को समझने के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इन द डिस्कशन ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अदर रिसोर्सेस और सोर्सेस ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इन्फ्लुएंस came from our territory within the country। भारत के अंदर से ही यह प्रभाव आया, यह असर आया। तो सोर्सेस को हम 2 भागों में बांटते हैं, इंटरनल इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। As far as internal influence is concerned, we can say that the Government of India Act 1935, legacy of national freedom movement and historical legacy, it means the legacy of our ancient history, are important sources which influenced the writing or the making of Indian Constitution। पहला जो इसका स्रोत है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। और सही मायने में भारत के संविधान का यह है, भारत के संविधान को बनने से पहले भारत का यही संविधान हुआ करता था। तो इस एक्ट ने बहुत गहराई से भारत के संविधान को प्रभावित किया और इसके बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे प्रावधान भारत के वर्तमान संविधान में शामिल कर लिए गए। कुछ उनमें संशोधन करके, कुछ ज़रूरी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार परिवर्तन करके। दूसरा है कि हमारे जो संविधान
निर्माता जो थे वो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने वाले सभी नेता रहे थे। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को न सिर्फ देखा बल्कि उस फ्रीडम मूवमेंट का वो हिस्सा थे, और उस फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हमारे नेताओं के द्वारा कुछ संवैधानिक मूल्यों के बारे में एक उन्होंने अपना विचार पहले ही बना लिया था कि अगर हम आज़ाद होते हैं तो आज़ादी के बाद हमारा संविधान किस तरह का होगा। तो ये सारी बातें डिस्कस, संविधान जब बन रहा था तो उस समय फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो हमारे संकल्प थे, जो हमारी इच्छाएं थीं, उन इच्छाओं और संकल्पों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण का कार्य किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीगेसी ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही अगर हम हिस्टोरिकल लीगेसी की बात करें तो भारत के संविधान पर प्राचीन काल के जो हमारे मूल्य रहे हैं, ख़ास तौर से तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन का इस पर भारी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का जो दर्शन है वह स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुता पर आधारित था, और उस दर्शन के अनुसार ही, उस दर्शन के अनुरूप ही भारत को एक समतामूलक समाज बनाने के लिए, भारत को एक समावेशी लोकतंत्र बनाने के लिए प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल लीगेसी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो विशेष तौर से जो बात आती है वह है बाहरी स्रोत या इसका बाहरी प्रभाव, भारत के संविधान पर बाहरी प्रभाव क्या रहा है। हाउ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैन बी सीन एज फार एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज कंसर्न्ड। भारत के संविधान के निर्माण में बाहरी इन्फ्लुएंस को कैसे देखा जा सकता है, कैसे उसको देखा जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब आइए हम उन बाहरी प्रभावों या स्रोतों का जिक्र करते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं जिन्होंने भारत के संविधान को प्रभावित किया। वैसे तो ये माना जाता है कि दुनिया के 60 देशों का भारत के संविधान पर असर पड़ा है, लेकिन उनमें से कुछ खास संविधान थे, कुछ खास देश थे जिन्होंने भारत के संविधान को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एक्सटर्नल सोर्स इज़ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो बाहरी स्रोत है वो है ब्रितानवी संविधान या ब्रिटिश संविधान। जैसा कि ये विदित है कि भाई भारत जब आज़ाद नहीं था, भारत जब एक कॉलोनी के रूप में था, तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ही, ब्रिटिश के अधीन ही भारत सरकार थी और भारत के ऊपर ब्रिटेन का ही आधिपत्य था, और हम उनकी ही गुलामी में अपना जीवन जी रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने जो सिस्टम, जो व्यवस्था जो अपने ब्रिटेन में चलाई थी, उसी व्यवस्था से हम यहाँ भी लगभग जो है उससे परिचित हो गए थे, और उस व्यवस्था से हम रूबरू हो गए थे। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के संविधान को प्रभावित किया है ख़ास तौर से, और सबसे पहले जो उसका प्रभाव है वो हमारी डेमोक्रेसी पर पड़ा। क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो हमने अपने संविधान को भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाया, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
में काम करते करते हम उसके अभ्यस्त हो चुके थे और इसलिए कोई नई व्यवस्था को अपनाना उस समय वो खतरे से खाली नहीं हो सकता था, क्योंकि उस नई व्यवस्था को सीखना फिर उसके अनुरूप उसमें काम करना ये इतना आसान नहीं था। इसका एक कारण ये था कि हमारे यहाँ पर जो बहुत बड़ी आबादी जो थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। तो ऐसी आबादी के लिए हमें एक सरल व्यवस्था चाहिए थी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम या कोई और दूसरी व्यवस्था वो भारतीयों के लिए ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमें अपने इस विविधतापूर्ण समाज को एक ऐसी व्यवस्था देनी थी जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो सही मायने में प्रतिनिधात्मक हो, जो सही मायने में लोगों को रिप्रेजेंटेशन देती हो। तो इस कंडीशन को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही फुलफ़िल करती है, पूरा करती है। तो इसलिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। अगला जो इन्फ्लुएंस है या अगला जो वहाँ से जो इनपुट है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटेन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और वहाँ पर कानून का शासन के अनुसार ही शासन चलाया जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार ही। तो हमने उस सिद्धांत को अपने संविधान में भी स्थान दिया, जगह दी। अगला प्रोविज़न है जो हमने ब्रिटेन से एक तरह से कह सकते हैं कि लिया है, या वहाँ से हमने उस एक आइडिया लिया है, आइडिया कह सकते हैं उसको, वो है लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो भारत में कानून कैसे बनाए जाएं, इस सिस्टम को हमने ब्रिटेन से लिया, सीखा कि कैसे ब्रिटेन में कानून बनाए जाते हैं। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। एक सदन में पहले कोई बिल पेश होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर वहाँ से वो पास होता है, और इस तरह से फिर अंत में वह जो राज्य का प्रमुख है ब्रिटेन में, वो वहाँ जाता है, उनके हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारे देश में भी है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के 2 सदन हैं यहाँ भी, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों से कोई भी बिल अलग अलग पास होता है और पास होने के बाद वो अंततः राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में है। अगला जो प्रोविज़न है जो हमने ब्रिटेन से लिया है वो है पोस्ट ऑफ स्पीकर। तो ब्रिटेन में भी स्पीकर का पोस्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा में स्पीकर होता है, तो वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स है। वहाँ के जो 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका एक स्पीकर होता है, स्पीकर जो सदन को चलाता है, जो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसे हम अध्यक्ष या स्पीकर कहते हैं। तो भारत में भी यह पोस्ट, यह पद हमने अपने संविधान में रखा है। अगला प्रोविज़न जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है वह है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य का जो मुखिया है वो नॉमिनल होगा। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में भी है, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है। डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों ही हैं वहाँ पे। एक तरह से कह सकते हैं कि भाई वहाँ एक लिमिटेड डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो अभी मोनार्की बनी हुई, राजा या रानी का पद वहाँ पर है। वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। रिपब्लिक, वो डेमोक्रेसी तो है बट देयर इज़ नो रिपब्लिकन सिस्टम। रिपब्लिकन सिस्टम में राज्य का जो मुखिया होता है, हेड ऑफ स्टेट, इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन वहाँ राजा या रानी है, जो कि राजा या रानी का जो पद है वो हेरिडेटरी है, पैतृक है। तो राजा रानी है तो सही वहाँ पर, लेकिन उसके पास शक्तियाँ नहीं हैं, और उन शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो राजा या रानी कैबिनेट की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर ही करती है। तो वही स्थिति भारत में है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का मुखिया है, प्रमुख है, बट वो मुखिया होने के बावजूद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल
मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करना होता है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ भारत में ब्रिटेन की तरह ही प्रधानमंत्री ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि कैबिनेट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मुखिया वो प्रधानमंत्री ही होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही एक तरह से हम कह सकते हैं राष्ट्रपति कार्य करता है। तो ऐसी व्यवस्था को नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। इसके विपरीत रियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे कि अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी राष्ट्रपति ही है, बट वो जो है भारत के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत पावरफुल है, क्योंकि वहाँ पर वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वहाँ उसे किसी के सलाह या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। परामर्श वो ले तो सकते हैं, लेकिन उन परामर्शों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन भारत में चूँकि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, तो वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना पड़ता है। अगली जो व्यवस्था है वो है FPTP, और ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। FPTP एक निर्वाचन की पद्धति है, इट इज़ ए मेथड ऑफ इलेक्शन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा कंटेस्टेंट या उम्मीदवार जो अपने सभी उम्मीदवारों में, जो उसके जितने भी साथी उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो वोट हासिल करता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था को हम FPTP सिस्टम कहते हैं। तो FPTP सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एंड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन we also included FPTP in our constitution. So these are the influences which can be seen on Indian constitution from British constitution. अगला जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वह है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसे कि मैंने कहा कि लगभग 60 देशों के संविधानों ने प्रभावित किया है, और उनमें से जो महत्वपूर्ण संविधान है वो ब्रिटेन के अलावा अमेरिकन संविधान भी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैनी प्रोविजंस हैव बीन you can say taken from American constitution, like beginning of the preamble. The preamble of American constitution begins with "We the people of United States of America." In that the similar sense, our preamble also begins or starts. Our preamble starts "We the people of India." तो ये जो "We the people of" का जो कॉन्सेप्ट है या जो एक जो विचार है, ये हमने अपने प्रियम्बल में लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन अमेरिका देयर इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में भी संविधान की ही सर्वोच्चता है। यहाँ पर संविधान सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई भी संस्था या कोई भी पदाधिकारी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। हालांकि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की भी बात कही जाती है भारत में, और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन में है। लेकिन ब्रिटेन में जो सुपरमेसी है पार्लियामेंट की, वो चैलेंज नहीं की जा सकती, बट भारत में पार्लियामेंट को चैलेंज किया सकता है, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय या पास किए गए किसी भी कानून को रिव्यू कर सकता है। इसलिए और उसे ये देख सकता है कि क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो इस तरह से भारत में भी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है। इट मीन्स इन आवर कंट्री, दैट इज़ इंडिया, वी हैव सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सब सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है।
इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगला जो प्रोविज़न है जो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या वो है फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, लेकिन हमने इनको अपने अनुसार अपना नाम दिया और इनको फंडामेंटल राइट्स का टाइटल दिया। तो फंडामेंटल राइट्स जो कि भारत के संविधान में पार्ट 3 में लिखे गए हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ढांचा, उसका ज्यूरिस्डिक्शन, उसका क्षेत्राधिकार, ये व्यवस्था भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही सीखी है या कह सकते हैं ली है, क्योंकि वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को एक जो है वहाँ पे बहुत पावर्स हैं। तो लगभग ऐसी ही पावर्स हमने भारत के संविधान में अपनी सुप्रीम कोर्ट को दी हैं। वहाँ के जजेस को बहुत ऑटोनॉमी है, वहाँ के जजेस को यू कैन से कि इंडिपेंडेंस है, और इसी तरह से भारत के संविधान के जजेस को भी बहुत इंडिपेंडेंस है। अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस का जो सिद्धांत है वो हमने अमेरिका से ही लिया है। जुडिशियल रिव्यू, अगला प्रोविज़न है जुडिशियल रिव्यू या इसको कह सकते हैं कि भाई न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जिसे भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है वह भारत के संविधान की रक्षा करता है, और इसी के नाते संविधान के संरक्षक या रक्षक होने के नाते वह किसी भी कानून या किसी भी निर्णय की समीक्षा कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, बिकॉज दिस रिव्यू इज मेड बाय द जुडिशरी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है भारत के संविधान में, जो किसी भी सरकार या किसी भी संस्था को कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट होने से रोकता है, निरंकुश होने से रोकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी है किसी भी डिसीजन या किसी भी कानून को रिव्यू करने के लिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को गलत पाता है या संविधान के अगेंस्ट पाता है तो वो उसको रद्द कर सकता है। अगला जो इन्फ्लुएंस है या सोर्स है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी भारत के संविधान ने कुछ लिया है, जैसे कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है ये है, क्योंकि यह सही मायने में भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो DPSP जैसे कि आयरलैंड के संविधान में व्यवस्था है, वहाँ के संविधान ने सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं, वहाँ के स्टेट को कुछ निर्देश दिए हैं कि आप लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए, उनके जीवन को एक कह सकते हैं कि बहुत ही गरिमा में बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ही निर्देश भारत के संविधान में जो है पार्ट 4 में दिए गए हैं, और जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो ये आइडिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला महत्वपूर्ण जो प्रोविज़न है वो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये भारत में राज्यसभा में 12 मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, और ऐसे ही गवर्नर्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कुछ मेंबर्स जो है नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रोविज़न है, ये जो सिस्टम है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरह से भारत के संविधान पर असर पड़ा है। अगला जो संविधान है, महत्वपूर्ण संविधान है ये, क्योंकि ये भारत के जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको एक तरह से तय करता है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कनाडा के संविधान ने
भारत के फेडरल सिस्टम, भारत का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, वो उसको फेडरल सिस्टम बनाया है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। क्योंकि कनाडा में भी फेडरल सिस्टम है, लेकिन फेडरल अमेरिकन फेडरल सिस्टम की तरह नहीं है, बल्कि क्वासी फेडरल सिस्टम है। तो कनाडा में क्वासी फेडरल सिस्टम है, भारत में भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वी हैव ए क्वासी फेडरल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का फेडरल सिस्टम नहीं जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका सही मायने में एक फेडरल गवर्नमेंट, एक फेडरल स्टेट है, लेकिन हमने वी आर नॉट ए फेडरल स्टेट एज अमेरिका इज़, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हैं कि भारत के संविधान ने कुछ शक्तियाँ सेंटर को ज़्यादा दी हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में जो शक्तियाँ हैं वो स्टेट्स को ज़्यादा दी गई हैं। तो भारत का संविधान ना तो पूरी तरह से फेडरल है, ना पूरी तरह से यूनिटरी है, ये क्वासी फेडरल है। तो ये व्यवस्था कनाडन कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरह से ली गई है। अगला है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। कनाडा में फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन वहाँ का केंद्र मजबूत है, सेंटर मजबूत है, सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है। ऐसी व्यवस्था भारत में भी है। हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, बट यहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय स्टेट गवर्नमेंट की। ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा जो डिसीजंस लेने की शक्तियाँ हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। अगला जो प्रोविज़न है वो है रेजिडुअरी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कनाडा में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, यानी कि जो ऐसी शक्तियाँ जो वहाँ, जैसे कि 3 लिस्ट हैं भारत के संविधान में, इसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बांटा गया है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो इन तीनों लिस्टों में उस समय नहीं थे। तो इस तरह से उन्हें कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इनको वहाँ कनाडा के संविधान में इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है। ठीक उसी तरह से भारत में भी रेजिडुअरी पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है। तो ये है कनाडा के संविधान का भारत के संविधान पर असर। अगला जो महत्वपूर्ण संविधान है जिसने भारत के संविधान को प्रभावित किया है वह है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने भारत को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित किया है। जैसे नंबर 1, कंकरेंट लिस्ट। अब कनाडा के संविधान में वहाँ पर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट तो हैं, बट कंकरेंट लिस्ट नहीं है। तो हमारे संविधान में 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी एक तरह से फेडरल सिस्टम है, और इसलिए वहाँ पर भी जो पावर्स हैं उनको बांटा गया है, डिवीज़न किया गया है उनका यूनियन और स्टेट के बीच में। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स डाले जाते हैं जो कि दोनों के महत्व के हैं। दोनों मीन्स पूरे राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और राज्य महत्व के भी हैं। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स विच आर पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो ये व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगला जो महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो है जर्मन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने भारत के राष्ट्रपति की जो एमरजेंसी पावर्स हैं, आपातकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन शक्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं, वो हमने जर्मन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं या हम वहाँ से प्रभावित हुए हैं। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह की एमरजेंसी पावर्स देता है, जिसमें राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति है आर्टिकल 352। किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है आर्टिकल 356। और इसी तरह से 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति देश में आर्थिक या जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं वो भी घोषित कर सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं ये जर्मनी के चांसलर को दी गई है, तो वही शक्तियाँ हमने अपने राष्ट्रपति को भी दी है। तो इमरजेंसी पावर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जर्मन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। अगला महत्वपूर्ण जो सोर्स है दैट इज़ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन।
साउथ अफ्रीका का संविधान भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण संविधान रहा है, क्योंकि वहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है, यानी कि संविधान को संशोधन करने की विधि, तो संविधान कैसे संशोधित किया जाए, ये जो है हमने अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरह से कह सकते हैं कि सीखा है, या ये आइडिया हमने अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं हमारे यहाँ, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा के मेंबर्स का डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। तो ये विधि हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ही ली है। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे संविधान की मूल जो तत्व हैं, मूल मूल्य हैं, और जिनके आधार पर भारत का संविधान बनाया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, जो कि प्रियम्बल से भी रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उस लोगों का मानना है कि ये जो भारत में जब ये संविधान बनाया गया तो ये आइडिया हमने फ्रांस से लिया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जो हुई 1789 में, उस क्रांति के प्रमुख स्लोगन थे जो उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ही थे। तो ऐसा भी लोगों का मानना है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेन आर्किटेक्ट थे, उनका मानना था कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल नहीं ली है, ये हमने बुद्धिस्ट फिलॉसफी से हमने ली है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मुख्य मूल्य थे। अगला जो एक और जो इन्फ्लुएंस है वो है यूएसएसआर के संविधान का इन्फ्लुएंस। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने संविधान में लिया है, और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इन्हें बाद में 76वें संशोधन के द्वारा, बाय 76th अमेंडमेंट 1976 में, 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 के 42वें संशोधन द्वारा इन्हें भारत के संविधान में शामिल किया गया, और इनके लिए संविधान में एक नया एक आर्टिकल जोड़ा गया, जिन्हें आर्टिकल 51A के नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल किए गए हैं। तो ये ड्यूटीज़ का जो आइडिया है हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्होंने भारत के संविधान की रचना में काफ़ी योगदान दिया है। वहाँ से हमने उनका इन्फ्लुएंस हुए हैं हम। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत का संविधान एक तरह से कॉपी है, दूसरे संविधानों की नकल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उधार ली हुई वस्तुओं का एक थैला है, एक ऐसा थैला जिसमें उधार की वस्तुएं भरी हुई हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनका ऐसा मानना है। लेकिन यह बात सही नहीं है। यह बात कहना कि भारत का संविधान कॉपी किया हुआ है या उधार ली वस्तुओं से भरा हुआ, ये गलत है। हमने अपने क्योंकि भारत का संविधान जब बन रहा था तो एक बेहतर संविधान बनाना था, एक ऐसा संविधान बनाना था जो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, और जिससे लोगों का भला हो, कल्याण हो। तो उसके लिए अच्छे आइडियाज़ हमें जहाँ से भी मिलते हैं वो हमें लेने चाहिए। तो ये जो आइडियाज़ तो हमने लिए हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को एज़ इट इज़ अपने संविधान में नहीं लिखा है। उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी जो हमारी एक परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के अनुरूप हमने उनको ढाला, उन्हें गढ़ा और फिर से अपने संविधान में लिखा। और इस तरह से बावजूद कि 60 संविधानों ने भारत के संविधान को प्रभावित किया, बावजूद इसके भारत का संविधान अपने आप में एक बहुत ख़ास है, बहुत ही एक अद्भुत डॉक्यूमेंट है, अद्भुत दस्तावेज़ है। और इस दस्तावेज़ को पूरी दुनिया में बहुत सराहा जाता है, और बहुत इसका जो है कह सकते हैं कि हम इस दस्तावेज़
का लोग जिक्र करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का एक बेहतरीन दस्तावेज है और ये वास्तव में लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए, लोगों को एक बेहतर कल देने के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की है कि भाई भारत के संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं और उन स्रोतों का भारत के संविधान पर क्या असर पड़ा है। इस वीडियो में अब मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि अच्छा वीडियो है और इससे दूसरे लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक करें, इसे शेयर करें और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए वीडियो मिलें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस से जुड़े हुए दूसरे टॉपिक्स मैं डिस्कस करता रहता हूं, तो वो वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें। आपने इस चैनल को, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।